अस्सलाम वालेकुम क्लास। और आज जो हमारा टॉपिक है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस में आता है या हम कहें एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है, एंड दैट इज़ NMR। और हम प्रोटॉन NMR पहले करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम जान पाते हैं कि व्हाट इट इज़। और फोरेंसिक एनालिसिस में, फोरेंसिक साइंसेस में जहाँ कहीं अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जानकारी करनी हो, हम वहाँ पे केमिस्ट्री में इसको NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको कहते हैं, जिसको आप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहते हैं जब आप उसे फिज़िक्स में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम NMR को किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ NMR बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे बेस करती है, या हम इसे प्रोटॉन NMR क्यों कहते हैं? बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इवन सिंपलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर हम लें लाइक मीथेन है, तो इट हैज़ 4 हाइड्रोजन एटम्स और 4 प्रोटॉन्स। जब आप इसके हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को कंसीडर करते हैं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। और जब 1 प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, जब ये स्पिन करता है तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इट इज़ सिंपली टेकन एज अ सिंपल बार मैग्नेट, जिसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है और कर रहा होता है। जब हम इसको उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसको NMR स्पेक्ट्रम के लिए तैयार करते हैं और उस मशीन में रखते हैं, तो हम उसको एक सर्टेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो कुछ प्रोटॉन्स जो हैं वो या तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के साथ अलाइन हो जाएं और कुछ अगेंस्ट हो। तो इट मीन बीच में एक दरमियान में एक सर्टेन एनर्जी गैप यहाँ पे भी क्रिएट हो जाता है। और जो एनर्जी गैप क्रिएट होता है, तो जब उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो आपका एनर्जी गैप क्रिएट हुआ है, क्योंकि कुछ प्रोटॉन उसके आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप कर रहे हैं, तो जब आप इन पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस फेंकते हैं, तो रेडियो वेव रीजन में एब्जॉर्प्शन होती है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं प्रोटॉन, ताकि अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रेज करके देखें जो गैप है एनर्जी का उसके इक्विवेलेंट एब्जॉर्ब करके या अपनी उसको लेवल को इंक्रीज अप कर देते हैं अगेंस्ट द स्पिन जाने के लिए आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। इट मीन इस सारी डिस्कशन में अगर आपको कुछ समझ आया तो ये हो सकता है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के प्रोटॉन्स की आइडेंटिफिकेशन कर देती है। बिकॉज हर एक प्रोटॉन एक बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है और उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो एनर्जी गैप्स क्रिएट होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव रीजन में अब्जॉर्प्शन एनर्जी शो करते हैं, जिसका एक स्पेक्ट्रम आता है, पीक्स आती हैं। और हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो इन्वायरमेंट है वो वेरी करता है, या हर एक कार्बन एटम या नाइट्रोजन ऑक्सीजन जिसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच है उनका इन्वायरमेंट वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी करती है और एब्जॉर्प्शन रेंज वेरी करती है। और उन रेंजेस को हम आइडेंटिफाई करके एक डेटाबेस बना लेते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम सिंपलेस्ट देखें तो यहाँ पे हमें 4 हाइड्रोजन एटम नज़र आ रहे हैं, बट सबका एग्जैक्ट एक इन्वायरमेंट है, तो इनमें इनकी एब्जॉर्प्शन रेंज एक रेंज होगी। और ये सारे हम ये कहेंगे, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 इक्विवेलेंट। और अगर हम इसी मॉलिक्यूल को इस तरह से देखें, मीथेन को ईथेन बना दें, तो फिर हम कहेंगे यहाँ पे 6 हमारे पास इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं। लेकिन अगर आप इसको एथेनॉल बना लें तो इन्वायरमेंट कुछ ज़्यादा चेंज हो गए हैं हमारे पास, और अब हमें लग रहा है कि हमारे पास जो है वो 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स बन रहे हैं। इस जो OH का प्रोटॉन है इसका अपना इन्वायरमेंट है, CH2 वालों का अपना है, और जो CH3 वाले हैं
इनकी अपनी एब्जॉर्प्शन रेंज है, रेडियो वेव रीजन में इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इट मीन हमारे पास यहाँ पे जो पीक्स आएंगी वो 3 डिफरेंट पीक्स होनी चाहिए। 1 peak for these 3 hydrogen atoms and 1 peak for these 2 hydrogen atom and 1 peak for this, okay? And even heights of the peaks जो होती हैं they correspond, जिसको हम intensity कहते हैं, they correspond to the number of the hydrogen atoms. Since there are 3 hydrogen atoms, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे 3H के लिए पीक आई है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 2H, तो हाइट्स ऑफ द पीक्स आल्सो एक्चुअली अकाउंट हेयर और somehow give us a rough idea that कितने प्रोटॉन्स जो हैं they are responsible for this. तो इट मीन सर्टेन केमिकल शिफ्ट्स आती हैं, एब्जॉर्प्शन रेंज आती है। हम रेडियो वेव रीजन में एक सर्टेन रीजन के अंदर हमें पता है कि कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पहले एक सॉल्वेंट चूज़ किया, और जो सॉल्वेंट है दैट इज़ वी कॉल इट एज TMS, सॉल्वेंट इन द सेंस दैट इसको हम एज अ स्टैंडर्ड मानते हैं। क्यों स्टैंडर्ड मानते हैं? कि टेट्रामिथाइलसिलीन मीन्स सिलिकॉन एटम इज अटैच विद 4 ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स। एंड दिस, एक तो TMS की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इट मिक्सेस वेरी वेल विद द ऑर्गेनिक सैंपल्स, डिज़ोल्व कर लेता है काफ़ी चीज़ों को। और सेकेंडली इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, हमारे पास 12 प्रोटॉन्स आ रहे हैं, और 12 प्रोटॉन्स जो हैं उन सब का एक इन्वायरमेंट है। एग्जैक्टली 12H जो हैं वो इक्विवेलेंट है, सबका एक इन्वायरमेंट है। और इनकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज है रेडियो स्पेक्ट्रम के ऊपर, रेडियो वेव के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, जहाँ पे इसने एब्जॉर्प्शन शो करनी है, दैट इज़ एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी फॉर 12 हाइड्रोजन एटम्स, वेरी हाई। और हम इसको एज अ स्टैंडर्ड मानते हैं। हम इसे क्या मान रहे हैं? एज अ स्टैंडर्ड, TMS को एज अ स्टैंडर्ड मान रहे हैं। एंड रेस्ट ऑफ जो बाकी चीज़ों की पीक्स आएंगी वो इसके से लेसर फ्रीक्वेंसी पे होंगी, लेसर रेंज पे होंगी रेडियो वेव स्पेक्ट्रम पे। जैसे हम अगर एथेनॉल की पीक डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एथेनॉल का स्पेक्ट्रम लें, NMR स्पेक्ट्रम, तो हमें पता चलेगा कि देर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैविंग सिमिलर इन्वायरमेंट, एग्जैक्टली द सिमिलर इन्वायरमेंट, 3H, और उसकी एक सर्टेन रेडियो वेव रीजन में एक रेंज है। एंड दैट रेंज इज़ अवे फ्रॉम व्हाट? दैट रेंज इज़ अवे फ्रॉम द TMS पीक, जिसको हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो अवे फ्रॉम है, जितना ये इधर जा रही है ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में, द शिफ्ट अवे फ्रॉम द TMS इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो इट मीन हम यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है, या जो हम यहाँ स्पेक्ट्रम एनालाइज कर रहे हैं, वो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ पे भी कर रहे हैं। और हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम्स सर्टेन इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट हैं, नॉन इक्विवेलेंट, उनकी अपनी अपनी केमिकल शिफ्ट होगी। जिनका एग्जैक्टली द सेम इन्वायरमेंट होगा उनकी सेम केमिकल शिफ्ट होगी। जैसे हम कहेंगे कि 12 प्रोटॉन्स के लिए टेट्रामिथाइलसिलीन की एक ही केमिकल शिफ्ट है, और वो बड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है, जिसको हमने ऑलमोस्ट 0 कंसिडर कर लिया। इस तरह एथेनॉल में ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी अपनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, एंड दैट केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है दैट इज़ फॉर 2H। और इस केमिकल शिफ्ट की एक सर्टेन वैल्यू जो है आप डाटा बुकलेट से नोट करेंगे, देखेंगे, या आपकी बुक ने केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ दी होंगी कि किस रेंज में आती है। नॉर्मली हम ये कहें कि ये जो CH3 है, CH3 ग्रुप, अगर वो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है CH2 के साथ, तो जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही है दैट इज़ बिटवीन 0.9 टू यू कैन से अराउंड 1.7। और जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही है फॉर CH2 दैट इज़ बिटवीन 3 and 4। और बिटवीन 5 and 6 जो है सिंगल, हमारे पास एक सिंगलेट जो आ रहा है एक प्रोटॉन के लिए, वो OH का प्रोटॉन है, ये वाला O के साथ जो अटैच है। उस केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दैट इज़ क्वाइट अवे फ्रॉम
द TMS एंड बिटवीन 5 to 6 आ रही है। दिस वैल्यूज़ आर नॉट प्रिसाइज जो मैंने लिखी हैं, डेफिनेटली आप नोट डाउन करेंगे वहाँ से, जो आपको डाटा हमेशा प्रोवाइड करेंगे, डाटा बुकलेट बेस। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को भी यूज़ करेंगे आप नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर वहाँ से देख के कि दिस इफ H इज़ अटैच विद O and O has alkyl groups attached with it, it means it is an alcohol H, it means its chemical shift value is between 5 to 6। और अगर एक CH2CA3 के साथ अटैच है या CH2O का प्रोटॉन है तो उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो बिटवीन 3 to 4 है। सो सर्टेन इन्वेस्टिगेशन माइंड के साथ अब जब आपको डाटा प्रोवाइडेड है आप आइडेंटिफाई करेंगे तो लो रेजोल्यूशन NMR के ऊपर हम इसे ढूंढ पाएंगे कि दैट इज़ बेसिकली व्हाट, कि ये हमारे पास एथानोल का मॉलिक्यूल है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो TMS एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उसकी 0 पे केमिकल शिफ्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, 12H के लिए आ रही है, और किसी भी स्पेक्ट्रम पे आप देखेंगे तो जो फर्स्ट पीक बनी होगी दैट इज़ बेसिकली फॉर द TMS। हम इसको एक डिमिनिश सा पीक शो करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द पीक्स आर शोन अवे फ्रॉम इट, जिसे हम कहते हैं दैट इज़ केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़। और केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ आप डाटा बुकलेट से नोट करके आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम पे हम जनरली एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समटाइम्स ये भी है कि आपसे ये TMS तो एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हैं, तो हम सॉल्वेंट ज़्यादातर CCl4 यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें ऑर्गेनिक सैंपल्स बड़ी अच्छी तरह से डिसॉल्व होते हैं। और CCl4 आप इसलिए यूज़ करते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज Cl की तो पीक नहीं होगी। तो आप जब ये सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो इट मीन कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा, कोई पीक्स का इंटरफेरेंस नहीं आएगा। फिर सम टाइम हम जो है वो CdCl3 एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। D गोज़ फॉर व्हाट, D गोज़ फॉर हाइड्रोजन हुज मास नंबर इज़ 2, मीन उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो ये जो आइसोटोपिक हाइड्रोजन आप यूज़ कर रहे हैं, ड्यूट्रियम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि एज अ सॉल्वेंट अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन ड्यूट्रियम की वजह से कोई पीक नहीं आएगी, बिकॉज NMR सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कि जिनमें ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियन नंबर होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रेडियो वेव रीजन में नॉर्मली अब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो CdCl3 भी अगर आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, और कई जगह पे करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि जब हमने यूज़ किया तो इस इट इज़ in which H is replaced by H12 solvent, आपका प्रोटियम जो है ड्यूट्रियम से रिप्लेस कर दें, तो आप इसे कहते हैं कि आपने इसे ड्यूट्रेटेड कर दिया है, ड्यूट्रियम आपने यूज़ कर लिया है। और हम इसे क्यों करेंगे, हम OH प्रोटॉन को और NH प्रोटॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस पीक आपकी जो OH की आ रही होगी वो डिसअपियर हो जाएगी। इस बात को हम लेटर डिस्कस करते हैं कि OH और NH की अगर पीक को आप फर्दर कंफर्म करना चाहें तो उसी सॉल्वेंट के अंदर जो है, जो आपने CCl4 ऐड किया है उसी के अंदर CdCl3 ऐड कर देंगे, तो ड्यूट्रियम क्योंकि रिप्लेस कर देगा कुछ प्रोटॉन्स को, तो पीक आपकी डिसअपियर हो जाएगी जो पहले एक सिंगल पीक आ रही थी। तो दैट इज़ वन एडवांटेज कि हम CdCl3 यूज़ करते हैं। नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स अगर हमें आइडेंटिफाई करना आ जाएँ तो मीन दिस इज़ आल्सो वन ईजी वे टू एनालाइज इन एडवांस कि कितनी पीक्स एक्सपेक्टेड है। जैसे कोई आपसे कहे कि CA3OH है, मेथानोल है, कितनी पीक्स होंगी, तो यू नो दैट बेसिकली आप इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। तो देयर आर 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, ओके, इट मीन 3H के लिए एक पीक होनी चाहिए और H के लिए एक पीक होनी चाहिए, OH वाले उसके लिए। देयर आर 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट फॉर दिस। तो अगर आपके पास एक TMS की वैल्यू आ रही है तो यू कैन फाइंड आउट कि आपके पास एक 3H के लिए पीक होगी with intensity 3 as compared to intensity 1 for this। तो ये 1H के लिए जो पीक है। इस तरह अगर कोई आपसे बेंजीन का पूछे C6H6 कि कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हैं, तो ये नो बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर that each carbon atom has only 1 hydrogen attached। so it mean सबका इन्वायरमेंट एग्जैक्टली द सेम है, तो इट मीन हमारे पास एक सिंगलेट पीक आएगी फॉर 6H, सिंगल पीक आएगी, सबका सेम इन्वायरमेंट। लेकिन इफ़ यू कीप ऑन मूविंग तो हमारे पास लाइक प्रोपानोन हो, तो प्रोपानोन में भी हमारे पास जो है
केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज सिर्फ 2 तरह की आएंगी 6H के लिए, बट जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बेंजीन की होगी 6 हाइड्रोजन के लिए, वो इन 6 हाइड्रोजन प्रोपानोन के 6 हाइड्रोजन के लिए वो डिफरेंट होगी। एग्जैक्टली द सेम इन्वायरमेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन से, तो केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यूज़ आपको हेल्प करेंगी। ओके, आइडेंटिफिकेशन के लिए तो एक सिंपल लो रेजोल्यूशन एनएमआर पे। अच्छा, आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ ओवरलैप होती नज़र आएंगी, तो उसका एक सोल्यूशन क्या है कि हम हाई रेजोल्यूशन एनएमआर करते हैं। अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ ओवरलैप हो रही हैं, और नॉर्मली हम हाई रेजोल्यूशन एनएमआर करते हैं मॉडर्न डे एनएमआर के अंदर, तो प्रोटॉन एनएमआर में हाई रेजोल्यूशन एनएमआर। तो हाई रेजोल्यूशन एनएमआर में ये जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ की ओवरलैपिंग है, सर्टेन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ आप डाटा में चेक करेंगे तो ओवरलैप कर रही हैं, ये हाई रेजोल्यूशन एनएमआर में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप देखें कि हमने क्या कुछ पढ़ा, तो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, हाउ एनएमआर वर्क्स। तो आप हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उनको एक मैग्नेट कंसिडर करते हैं, बिकॉज एक सिंपल प्रोटॉन है और उसका पॉजिटिव चार्ज है और स्पिन कर रहा है, और जहाँ भी चार्ज स्पिन करे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन है। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्शन या तो आपके साथ अलाइन हो जाए या अगेंस्ट हो जाए फ्लिप करते हुए, तो उसमें एनर्जी गैप्स क्रिएट होते हैं। और फिर आप जब उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके उनमें रेडियो वेव्स फेंकते हैं, तो रेडियो वेव रीजन में सर्टेन पीपीएम में उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, और वो एक एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आप एनालाइज करते हैं। आप टीएमएस को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, बिकॉज टीएमएस की एक सिंगल पीक आएगी और इंतहाई हायर फ्रीक्वेंसी पे आएगी, इंतहाई हायर फ्रीक्वेंसी पे, तो इसलिए बाकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ उसके साथ आप कंपेयर करके ले लेते हैं। केमिकल शिफ्ट मीन बेसिकली द ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द टीएमएस पीक। ओके, तो टीएमएस इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स काफ़ी अंदर इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, और सेकेंडली इसमें 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सबका इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट है, सबका सिंगल जैसे एक पीक आएगी ज़ाहिर है 12H के लिए, और वो एक हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में होगी। हम CCl4 सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं ताकि जो है नॉर्मली सैम्पल्स को बनाने के लिए आप इंडिविजुअली सैम्पल्स को बना के जब आप उसमें ऐड करते हैं, जिसमें ऑलरेडी टीएमएस एज अ स्टैंडर्ड ऐड हुआ होता है, तो दे मिक्स वेल, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिजॉल्व करते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, हम CdCl3 को भी एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, जो CHCl3 की जगह, क्योंकि CH में H की आ जाएगी। तो लो रेजोल्यूशन एनएमआर में आपको डिस्क्रीट पीक्स आ रही हैं, और उनको आइडेंटिफाई जब करते हैं तो सिर्फ केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज से करते हैं कि 1 to 2 की रेंज में, 0.9 to 2 की रेंज में, और 1.78 की रेंज में जो पीक आ रही है आपकी पीपीएम में, दैट इज़ फॉर 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड उस वक्त जो अल्काइल ग्रुप्स का। तो एथेनॉल का स्पेक्ट्रम है, CH2 की पीक है 1H की, बट मेनी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ अगर आप चेक करें तो दे वेरी। अल्काइल ग्रुप्स नेक्स्ट टू CO, एल्केन्स की एंड अटैच टू एल्कीन्स की। तो जब ये केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ काफ़ी ओवरलैप कर रही हैं, तो उसका सोल्यूशन ये है केमिस्ट्री ने निकाला कि हम उन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ को अगर ओवरलैप कर रही हैं तो व्हाई नॉट एक्चुअली वी यूज़ अ हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम। और जब आप हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम करेंगे तो देन दीज पीक्स जो हैं, जिन पीक्स को हम डिस्क्रीट पीक्स कहते थे, सिंगलेट लेते थे, हाई रेजोल्यूशन NMR जो है उनको स्प्लिट कर देगी, और वो जो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा वो आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प करेगा। और क्यों पीक स्प्लिट होती हैं जब आप हाई रेजोल्यूशन NMR करते हैं, तो जो नेबरिंग इन्वायरमेंट है, जो नेबरिंग इन्वायरमेंट है, किसका इन्वायरमेंट ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स, बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दीज 2 प्रोटॉन्स इज इन्फ्लुएंसिंग द नेबर्स एज वेल। तो जब इन्फ्लुएंस हो रहा है एक दूसरे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का, तो हाई रेजोल्यूशन जो है वो एक क्लस्टर ऑफ पीक्स दिखाएगी और वो स्प्लिट हो जाएगी। तो इसको हम स्प्लिटिंग पैटर्न कहेंगे, या इसको हम स्पिन कपलिंग कहेंगे। हम कहते हैं इसको स्पिन कपलिंग। तो कहते हैं दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आइडिया मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप जब इसको बुक से करेंगे, मटेरियलाइज करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा
कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज बेसिकली द बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करें। स्पिन स्पिन कपलिंग क्यों हो रही है? आप हाई रेजोल्यूशन एनएमआर जब कर रहे हैं, तो हाई रेजोल्यूशन एनएमआर में इट मीन आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, फ्लिप्स भी, एनर्जी गैप्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन रेंज भी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर जो नेबरिंग इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे को जो इन्फ्लुएंस पहले ही कर रहे थे, उनको इन्फ्लुएंस भी आना शुरू हो जाएगा और आपकी पीक स्प्लिट कर जाएंगी। और जो पीक स्प्लिट करेंगी वो इस रूल पे स्प्लिट करती है नॉर्मली कि नेबरिंग इन्वायरमेंट कैसा है, जिसको हम n+1 रूल कहते हैं। जबकि n हमें ये बताता है कि नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगर नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच हो, जस्ट वन, तो इट मीन उसकी जो पीक होगी वो 2 में स्प्लिट होगी। जो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा, अगर सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, 1+1, तो हमारी जो पीक होगी वो 2 में स्प्लिट हो जाएगी। तो हमारे पास एक ड्यूप्लेट आएगा, जिसे आप डबलेट कह लें। जब हमारे पास नेबरिंग हाइड्रोजन एटम सिर्फ 1 हो, तो यू विल फाइंड आउट कि हमारे पास जो पीक आ रही है दैट इज़ बेसिकली अ डबलेट। और दोनों की जो इंटेंसिटी है डबलेट के अंदर वो 1:1 है, इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट। लेकिन अगर नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हो, नेबरिंग कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो जिसकी आप पीक ले रहे हैं वो फिर ट्रिपलेट में स्प्लिट होगी। और जो हमारा ट्रिपलेट में स्प्लिट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1:1 में आएगी, यानी इसकी हाइट ट्वाइस होगी एज कम्पेयर टू द अदर। 1:1 उनकी स्प्लिटिंग पैटर्न होगा। और अगर हमारे नेबरिंग कार्बन एटम जो है उस पर Ca3 है, मीन 3 प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, और आपका जो लाइक इस तरह की सिचुएशन हो कि आप ये स्टार जिस पे मैंने बनाया, इस कार्बन एटम का अगर आप सिचुएशन देखें तो हाई रेजोल्यूशन एनएमआर के ऊपर इसको जो नेबर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो 3 हाइड्रोजन्स कर रहे हैं। तो जब 3 हाइड्रोजन्स कर रहे हैं तो इट मीन 3+1 4 हो जाएगा। तो इसकी जो पीक आएगी वो क्वाड्रेट बनेगी। हम इसे क्या करें, क्वाड्रेट, 4 में क्वाड्रेट, ओके, 4 में स्प्लिट हो जाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1:3:3:1 होगी। लेकिन अगर नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर कुछ भी ना लगा हो, n+1 आप कर रहे हैं और नेबरिंग कार्बन एटम या नेबरिंग एटम जैसे OH है, कुछ भी नहीं लगा हो, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मीन पीक हमारी सिंगलेट में आएगी। तो जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो हमें स्प्लिट पीक्स प्रोवाइड करेगा। और जो स्प्लिट पीक्स हैं वो काफ़ी हद तक आपकी ओवरलैपिंग को जो है वो कवर कर लेंगी। और सम टाइम ऐसा हो सकता है कि नेबरिंग कार्बन एटम इस तरह का हो कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, कार्बन्स लगे हुए हैं, तो आपको क्लस्टर भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो यू विल फाइंड आउट कि पीक्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लस्टर में पीक्स आ रही हूँ। अगर क्लस्टर पीक्स आ रही हूँ तो इट मीन नेबरिंग जो एटम्स हैं उनके ऊपर जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर इन बल्क, या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो अटैच्ड हैं नेबर वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको जो है ना मल्टीप्लेट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। यू विल कॉल देम एज कि काफ़ी आपको मल्टीप्लेट्स आ रहे हैं। तो इट मीन यहाँ आपकी इन्वेस्टिगेशन अपने माइंड थिंकिंग पीक पे होगी कि आप सोचेंगे कि आप ये वाली जो आपके पास पीक आई है वो इसके नेबर में क्या होगा। कि किसी जगह पे अगर हमारे पास लाइक ऐसा हो, ये अगर कोई कीटोन है तो यू विल फाइंड आउट कि जो यहाँ पे इन्वायरमेंट्स हैं, दिस इज़ वन इन्वायरमेंट, अनदर इन्वायरमेंट, अनदर इन्वायरमेंट, 3 नॉन इक्विवेलेंट सिचुएशंस क्रिएट होंगी, पीक्स आएंगी। बट ये जिस पे मैंने टिक किया है, ये जो पीक आएगी दैट विल बी सिंगलेट, बिकॉज इसका नेबरिंग कार्बन एटम जो है उस पर कोई किसी हाइड्रोजन नहीं है और 3H के लिए आ रही है। लेकिन ये जो 2H की पीक होगी इसके नेबर पे 3 हैं, तो इट मीन दैट शुड बी अ क्वाड्रेट। और ये जो 3H की पीक आ रही है, ये वाली पीक जो आ रही होगी इसके नेबर में 2 हैं, तो n+1 2+1 3, तो इट मीन इट शुड बी ट्रिपलेट। तो ये पीक ऑफ थिंकिंग हो गई यहाँ पे आपकी जब एक अननोन मॉलिक्यूल को करेंगे। जब हम नोन को कर रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू थिंक कि इसका नेबर ये है, तो यार n+1 में स्पिन स्पिन कपलिंग तो इस तरह होगी। लेकिन व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट एन अननोन मॉलिक्यूल जो आपको एग्जाम में गिवन है, देन इट इज़ रियली चैलेंजिंग टू नोटिस कि कहाँ पे क्या नेबरिंग इन्वायरमेंट कैसा है और ये पीक्स क्या शो कर रही हैं नेबर्स के बारे में। ओके,
तो इट मीन स्पिन स्पिन कपलिंग आपको लाइक किसी एस्टर की हम एग्जांपल लें समटाइम, हमारे पास इथाइल एथोनेट है, दैट इज इथाइल एथोनेट। तो सेम जैसे हमने प्रोपानॉन के लिए किया ऊपर, तो यहाँ पे भी लुक एट द एनवायरनमेंट्स हेयर वन अनदर एनवायरनमेंट एंड अनदर एनवायरनमेंट। तो फिर आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ भी हेल्प करेंगी कि ये जो 3H है पीक आ रही है, इसके जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है दैट इज़ नेबरिंग टू नेबर्स बेसिकली या एस्टर ग्रुप। और CH2 की भी एक CH2O के साथ इसकी अपनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, CH2O आप नोट करेंगे। और ये जो CH3 है इसके नेबर CH2 है, तो ये CH3 जो है इसका नेबर CH2 है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा उस CH3 के जो मॉलिक्यूल के दूसरी तरफ लगा हुआ है। और जो पीक की स्प्लिटिंग होगी उसे CH3 के नेबर में 2 हाइड्रोजन है, तो मीन इसके लिए ट्रिपलेट बनेगा। लेकिन ये जो CH2 आपका इसके नेबर में 3 हाइड्रोजन हैं, तो मीन इसका आपका क्वाड्रेट बनेगा। तो स्पिन स्पिन कपलिंग जो है और जो ये हमारी स्प्लिट पीक्स आती हैं दे डेफिनेटली आल्सो हेल्प अ लॉट। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स में आपको हाइड्रोजन एटम्स नज़र आएंगे, सिंगलेट आएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, वो या तो OH के लिए होगा या वो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है NH के साथ। तो इन प्रोटॉन्स को जो H के साथ लगे हों या N के साथ लगे हों, आप जानते हैं कि नेबरिंग ऑक्सीजन ने एक्सप्लॉइट किया होता है या नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने, और स्लाइड पॉजिटिव होते हैं। तो जब ये स्लाइड पॉजिटिव हैं, तो अगर ये वाटर में सोल्यूशंस हैं या एसिड्स के अंदर हैं या इन्वायरमेंट एक्वा सोल्यूशन है या एसिड आप ऐड कर लें, तो दीज प्रोटॉन्स कीप ऑन एक्सचेंजिंग विद द प्रोटॉन्स ऑफ वाटर और प्रोटॉन्स ऑफ द एसिड के साथ अगर ये अटैच हुए हैं। बिकॉज इन प्रोटॉन्स को आप फिर कहेंगे कि दीज प्रोटॉन्स आर, ये जो एक्सचेंज हो रहे हैं इन प्रोटॉन्स को आप कहते हैं लेबाइल प्रोटॉन्स है ये। और ये लेबाइल प्रोटॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, नेबरिंग इन्वायरमेंट भी इन पे असर नहीं कर रहा, तो इनकी पीक्स आमतौर पे सिंगलेट पीक्स होती हैं। और आप अगर इन्हें कंफर्म करना चाहें कि ये वाकई जो है लेबाइल प्रोटॉन्स हैं और OH या NH के साथ अटैच हैं, तो आप देखेंगे कि आप इनमें अगर कोई सॉल्वेंट डालते हैं जैसे CdCl3 या इवन आप इसमें जो है ड्यूट्रियम ऑक्साइड हैवी वाटर डालते हैं, चेक करने के लिए आप इसमें ड्यूट्रियम डाल रहे हैं, तो यू विल फाइंड आउट कि जो D होगा वो इस लेबाइल प्रोटॉन को जब एक्सचेंज कर लेगा तो इसकी जो पहले पीक आ रही थी वो इसमें डिसअपीयर हो जाएगी। So you will find out that signal disappears from the screen. तो it tells us that हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें वाकई OH या NH है। तो टुगेदर विद दिस बेसिक लेसन ये स्प्लिटिंग पैटर्न दिखा रहे हैं। Look at these splitting patterns. 1 peak singlet, 2 peaks called doublet, 3 peaks quadret and others अपने neighboring environment पे, and you will find these worked example handy finding out. Okay. हमारे पास अंडर इन्वेस्टिगेशन अगर कोई केस है जिसमें एस्प्रीन या पैरासीटामोल की प्रॉब्लम है कि एस्प्रीन मेडिसिन किसी ने ली है या पैरासीटामोल, तो आपके पास एक एब्जॉर्प्शन जो आपके पास है NMR स्पेक्ट्रम है, और आप इनको देखेंगे कि काफ़ी हद तक क्लोज है बिटवीन पैरासीटामोल एंड एस्प्रीन। बट जब आप इसे मच क्लोज़र ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि दोनों में CH3 है और CO के करीब है, तो एक सिंगलेट 3H के लिए तो सेम होगा। और दोनों में हमारे पास एक सिंगलेट पीक जो आ रही है, इसमें ये OH की एक सिंगलेट आ रही है और ये NH की आ रही है। ओके, लेकिन पैरासीटामोल में आप देख लें तो आपको OH के लिए और NH के लिए NH के साथ एक हाइड्रोजन सिंगलेट है और एक इधर हाइड्रोजन सिंगलेट, जबकि यहाँ पे आपको एस्प्रीन के अंदर एक OH एक हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन के साथ। सो जब क्लोजली आप इसको ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड आउट दैट व्हाई दिस मेडिसिन इज़ पैरासीटामोल और एस्प्रीन। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है खुद, एंड देन यू विल फाइंड आउट हाउ क्लोजली ये जो 2H की पीक्स आ रही हैं, क्या ये वाले पैरासीटामोल वाले 2H हैं, ये डबलेट्स जो आ रहे हैं, और ये जो 2 सिंगलेट आ रहे हैं, ये 2 सिंगलेट जो हैं वे दोनों में हैं या सिर्फ पैरासीटामोल में 2 सिंगलेट आ सकते हैं। ओके, सो क्लोजली आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। आइडेंटिफाइंग OH और NH सिग्नल NMR स्पेक्ट्रम
और NMR स्पेक्ट्रम में OH और NH का जो सिग्नल है उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ भी करीब करीब हैं, और वैसे OH की और NH की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। सो 1 to 5, 1 to 6 की रेंज है। तो आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे। आप ड्यूट्रियम एज अ सॉल्वेंट जब यूज़ करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि व्हेन यू यूज़ ड्यूट्रियम एज अ सॉल्वेंट तो फिर OH रिप्लेस हो जाएगा, लेबाइल प्रोटॉन है, सो OH D2O के साथ OD बन जाएगा एंड यू विल फाइंड आउट द प्रोटॉन डिसअपियर्स। हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड हमारा ये प्रोटॉन NMR जो है जिसमें हाइड्रोजन एटम का हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाइड्रोजन वो वाले जिनका मैस नंबर 1 है वही एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। तो दैट इज़ आल्सो वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। एंड NMR में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा वो भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन हम उसमें कार्बन 13 को एज अ कंसिडर करेंगे इन्वेस्टिगेशन टूल, बिकॉज हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 1%, 1.10% हमने मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा कार्बन जो होते हैं वो कार्बन 13 होते हैं। तो टुगेदर विद दिस बेसिक लेसन यू आर गोइंग थ्रू टू द बुक, और फिर आपने बुक के क्वेश्चंस करके एंड देन यू विल बी प्रिपेयर्ड इंशाल्लाह कि हम पास पेपर में से न्यूमरस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस सीख लें। अल्लाह हाफिज़।